हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विथ आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारियों को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो न केवल परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे सब जीवन पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। आज हम इन्वायरमेंट को समझेंगे, जानेंगे कि ये हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके जो घटक हैं और भी बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि पर्यावरण आज पूरी विश्व की समस्या बन चुकी है। इसको नुकसान पहुंचने से जो भी प्रभाव पड़ रहा है पूरे विश्व पर, उसको इसलिए इसको जानना और समझना बेहद ही ज़रूरी है। आजकल कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आईएएस का हो, स्टेट पीसीएस का हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो, सभी में क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इसके इन्वायरमेंट के। तो हर एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसको मतलब कि पढ़ना की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने के और भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण, इन्वायरमेंट ये जो शब्द है कहाँ से आया, सबसे पहले हमें जानेंगे। हाँ, एक बार मैं तो बता दें क्या क्या इसमें पढ़ना है पहले हम। तो इसमें हम देखेंगे क्या, पहले इसके परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद इसका जो इसमें घटक जितने भी कंपोनेंट हैं इसके पर्यावरण के, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाते हैं जितने भी कारक हैं, चाहे वो गैसें जो या कोई फैक्टर हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसके बचाव के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वह नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं इसके, तो उसके बारे में जानेंगे। और कुछ क्या बोलते हैं जो आंदोलन वगैरह इसके बचाव के लिए भी चलाए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो आज पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वायरमेंट। आइए हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके डेफिनेशन को जानते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट ये जो वर्ड है कहाँ से आया। तो ये तो वर्ड जो है लिखा हुआ इन्वायरमेंट कहीं से तो आया होगा ना। तो चलिए जानते हैं कि इन्वायरमेंट वर्ड का निर्माण कहाँ से हुआ है। तो इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो एक तरह का फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द कौन सा, इन्वायरनर। इन्वायरनर शब्द से ही क्या बना है, इन्वायरमेंट बना है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है घिरा हुआ या घेरना। INVIRONER, इन्वायरनर मतलब क्या होता है, घेरा हुआ या घेरना। इन्वायरनर शब्द का होता है घेरा हुआ या घेरना, यानी जो पृथ्वी को जो घेरे हुए है वह क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पर्यावरण हो गया। उसका एक और शब्द होता है पर्यावरण, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो परिवरण का मतलब क्या होता है, परि जोड़ आवरण। परि मतलब पृथ्वी, आवरण मतलब घेरा, यानी पृथ्वी को जो घेरे हुए है वो क्या है, पर्यावरण है। तो इसका इंग्लिश डेफिनेशन में समझ में आ गया और हिंदी भी। तो इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लिया कि पृथ्वी है और इसको क्या कोई आवरण घेरे हुए है, ये हो गया पृथ्वी, इसका कोई आवरण किस क्या हुआ, घेरे हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, पर्यावरण। जो दोनों शब्द मिलकर क्या बनाएंगे, पर्यावरण बनाएंगे। पर्यावरण, पर्यावरण का निर्माण करेंगे, यानी पृथ्वी को जो घेरे हुए है वो क्या हो गया, पर्यावरण हो गया। ठीक है, पर्यावरण कहलाएगा वो। तो ये तो हो गया घिसी पिटी परिभाषा जो हमें चौथी या पांचवी क्लास में देखने को मिलती है। कुछ हम इसका ऑथेंटिक परिभाषा, परिमाण परिभाषा को देख लेते हैं कि वो क्या है।
तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण को हम कुछ इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि पर्यावरण ऐसे घटकों का समूह है जो उसको सम्मिलित रूप से बनाते हैं। जैसे कि पर्यावरण में दो तरह के घटक पाए जाते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। यानी जैविक घटक और अजैविक घटक के मिश्रण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ये दोनों जो घटक है इससे मिलकर क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण के जो घटक हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका डिफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैविक और अजैविक घटकों के सम्मिलित समूह को पर्यावरण कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे पर्यावरण के शब्दों को डिफाइन करने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने ये जाना कि इन्वायरमेंट शब्द जो है कहाँ से आया। इन्वायरमेंट शब्द क्या है? फ्रेंच वर्ड है जो इन्वायरमेंट से बना है। इसका अर्थ होता है घेरा हुआ या घेरना। उसके बाद हम पर्यावरण को समझे जो उसका हिंदी वर्ड है। पर्यावरण का मतलब होता है परिप्रसावरण। परि मतलब पृथ्वी होता है, आवरण मतलब घेरा होता है। यानी पृथ्वी को जो घेरे हुए है, जो आवरण घेरे हुए हुआ क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। तब पृथ्वी को तो बहुत सारे आवरण घेरे हुए है। जैसे हो गया वायु का, हो गया वायु में क्या आ गया? जलवाष्प हो गया, धूलकण हो गया, बहुत सारे गैसेज हैं। तो ये क्या हो गया? जो घेरे हुए वायुमंडल को क्या कहलाएंगे? पर्यावरण के अंदर ही आते हैं सारी चीजें। तो चलिए मैंने यहाँ पर परिभाषा समझा दिया है पर्यावरण का, और इन्वायरमेंट शब्द को भी समझा दिया कि कहाँ से आया है। थोड़ा सा और जानते हैं ब्रीफली इसका, थोड़ा सा संयुक्त रूप से। इसका घटक को पहले जान लेते हैं। घटक कौन कौन से हो गए? जैविक घटक हो गया, एक अजैविक घटक हो गया। जैविक घटक को हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलेंगे। और अजैविक घटक को बोलेंगे लिविंग थिंग्स। मतलब कि जो जीवित है इस पृथ्वी पर जितने भी सारे जीवित जीव हैं वो क्या हो गए हैं? लिविंग थिंग्स हो गए हैं, माने जैविक घटक हो गए हैं। और जो जीवित नहीं है इस पृथ्वी पे, मतलब कि वो मतलब इसमें जिसमें जान नहीं है, मतलब वो जो अपना भोजन वगैरह नहीं बना सकते, वो क्या हो गया? जैविक घटक के अंदर में आएंगे। ठीक है, तो इसका हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? जैविक घटक को बायोटिक बोलते हैं, और अजैविक घटक को क्या बोलते हैं? एबायोटिक बोलते हैं। अब जैविक घटक को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और अजैविक पार्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहले हम जैविक घटक का देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट इसका है। तो पहले हम इसका देखते हैं पार्ट कौन सा है। जैविक घटक में आ गया जीव जंतु, पहला पादप, फिर हो गया सूक्ष्म जीवी। जीव जंतु हो गया प्लांट मतलब पौधे हो गए, सूक्ष्म जीवी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी जीवाणु कवक क्या है वह सब क्या हो गए हैं? जीवाणु जो कवक है वह सूक्ष्म जीवी के अंदर के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जितने भी क्या है? सब जीवित जीव हैं जो अपना भोजन कहीं ना कहीं बनाते हैं या फिर ग्रहण करते हैं कहीं से, दूसरे पर डिपेंडेंट है, या फिर जो खुद का भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी जीव है क्या हो गए? जैविक घटक के अंदर में आते हैं, लिविंग थिंग्स। मतलब कि इसमें जो गुण है क्या हुआ? जिंदा रहने का गुण है, खुद का प्रमोट करने का गुण है, आगे बढ़ने का गुण है, विकास करने का गुण है। सब क्या हो गया? लिविंग थिंग्स के अंदर आ गया, जैविक घटक के अंदर आ गया। उसी प्रकार नॉन लिविंग थिंग्स जो है क्या हो गया? अजैविक घटक में क्या आ जाएंगे? जो फिजिकल नेचर के जो जितने भी सारी वस्तुएं हैं, जैसे हो गया मृदा, मृदा में सॉइल मिट्टी, उसके बाद जल हो गया वाटर, उसके बाद क्या हो गया? वायुमंडल एयर, जो जिससे क्या पृथ्वी घिरी हुई है। तो ये सब जितने भी घटक क्या क्या है? फिजिकल नेचर के हैं। तो ये सब अजैविक घटक हो गए हैं। अब थोड़ा सा इसका ब्रीफली समझ लेते हैं कि जीव जंतु क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे पर्यावरण के लिए, या फिर पादप क्यों जरूरी है, सूक्ष्म जीव क्यों जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले हम जीव जंतु के बारे में समझेंगे। तो इस दुनिया में जितने भी सारे जीव हैं क्या हो गए? सब जीव जंतु ही कहलाएंगे। जैसे कि इंसान हो गया, जानवर हो गया, या कोई भी जीव हो गए हैं, वो सारे जीव जंतु के अंदर आ जाएंगे। तो ये सब क्या हो गया? ये सब जीव हैं कि पर्यावरण के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जीव नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का जो क्रियाकलाप है वह क्या हो जाएगा? बैलेंस जो है गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जीव जंतु जरूरी है पर्यावरण के लिए। उसी प्रकार प्लांट भी जरूरी है। प्लांट इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लांट पे तो सारा चीजें डिपेंड करता है ना, खाना वगैरह लकड़ी के लिए डिपेंड करते हैं, या फिर जितने भी जीव हैं भोजन वगैरह के लिए क्या होता है? प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो पौधे भी पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म जीवी क्या होता है कि सूक्ष्म जीवी जो जितने भी मतलब कि जो सड़ गड़ जाते हैं, जो भी जितने भी
जीव जंतु मतलब कि उनका डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस पर क्या होता है, सूर्यजीवी हावी हो जाता है, अपने भोजन प्राप्त करते हैं, ऊपर से जो पर्यावरण को क्या करते हैं, स्वच्छ रखने का काम करते हैं। मतलब उसको जीवित जब वो डेथ हो जाता है तो क्या करता है कि वो जीव सूक्ष्मजीवी उस पर मतलब कि उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, और कुछ दिन में पता चलता है कि वह जीव वहां पर से पूरा साफ हो गया। मतलब कि जैसे कि कीड़ा लगना जो एक तरह से बोलते हैं ना, कि धीरे धीरे लग जाता है, तो क्या होता है, वो पूरी तरह से पर्यावरण को स्वच्छ कर देता है। तो कुछ सूक्ष्मजीवी भी होते हैं जो पर्यावरण को स्वच्छ करने में भूमिका निभाते हैं। साइनोबैक्टीरिया के नाम सुने होंगे। क्या है साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया प्रथम मतलब कि पौधा था कि जो कि शैवाल था कि जो कि ऑक्सीजन रिलीज किया था, और वो पृथ्वी पर पहला जीव था वो जो ऑक्सीजन बनाया था। उसी से ऑक्सीजन की उत्पत्ति मानी जाती है एक तरह से हम समझे तो। कवक, कवक भी इसी में आता है, सूक्ष्मजीवी में ही आता है। तो ये सब जितने भी पार्ट हैं क्या हो गए, पर्यावरण को क्या करते हैं, स्वच्छ रखने का काम करते हैं। और उसी प्रकार पादप का बारे में समझाया दिए कि पादप में क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि पादप का तो इंसान भी डिपेंड करता है खाना के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए। और जीव जंतु भी जंगलों में रहते हैं, तो क्या होता है, जंगल में तो पादप ही मिलेंगे, प्लांट मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, तो उनका आवास भी, जीव जंतुओं का आवास भी प्लांट ही होता है ना जंगल में, तो वहां रहते हैं। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। जैविक घटक में जो तीनों घटक हो गए, तीनों तरह के जो इसके भाग हैं उसको हम समझा दिए थोड़ा सा। अब थोड़ा सा अजैविक घटक का देख लेते हैं, जो इसमें मृदा, जल और वायुमंडल है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मृदा मतलब सवाल होता है, मिट्टी। मिट्टी कैसे बनता है, पहले मिट्टी को समझ लेते हैं। तो मिट्टी बनता है क्या, जो चट्टानें जो होती है क्या होती है, जब एक दूसरे से टकराती है, चूर हो जाती है, या फिर जो उसका अपरदन होता है, घिसता है, तो कहीं पर जाके जमता है, तो क्या होता है, मिट्टी का निर्माण हो जाता है उससे। तो इसी मिट्टी में तो फसल उगता है, पेड़ पौधे उगते हैं, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो है वो मिट्टी के कारण ही होती है। तो मिट्टी हमारे लिए भी जरूरी है और पर्यावरण के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसके अगर ये मिट्टी में सवाल नहीं रहेगा तो क्या होगा, पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी गड़बड़ा जाएगा। उसी प्रकार जल भी जरूरी है। जल में भी बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे कि हो गया क्या, जल में मछली हो गया, और भी बहुत सारा जीव होता है, ऑक्टोपस होता है, या और भी छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, व्हेल मछली वगैरह, शार्क हो गया। तो ये सब जीव क्या हो गए, पर्यावरण के संतुलन को बना के रखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब तेल के द्वारा समुद्र या कोई भी जल प्रदूषित हो जाता है, तो उसमें से जीव क्या होता है, मरने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रकृति को नुकसान होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार वायुमंडल में आते हैं, तो वायुमंडल में क्या देखते हैं कि वायुमंडल क्या है, बहुत सारा गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैसें, आर्गन वगैरह जितने भी तरह के गैसें हैं वह पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो गैसें हैं वे भी मुख्य भूमिका निभाती है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में या दूषित करने में, जो भी हो। तो जैसे कि इसको हम देख लेते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैसें आती है। तो नाइट्रोजन मुख्य रूप से ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। तो ये सब जो गैसें हैं वायुमंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है क्या होता है, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उसी प्रकार नाइट्रोजन जो गैसें होती है वो क्या होता है, एक तरह से मतलब कि उसकी मात्रा ज्यादा इसलिए होती है वायुमंडल में, क्योंकि अगर उसकी मात्रा ज्यादा नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन तो ज्वलनशील गैसें हैं, तो क्या होगा, उसका ऑक्सीजन जल्दी से जलना शुरू कर देगा, जिससे क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, कहीं पर भी आग लग सकती है, पृथ्वी पर कहीं पर भी आग लग सकती है, तो वो उसको कंट्रोल करके रखता है। नाइट्रोजन जो है क्या होता है, उसको कंट्रोल करके रखता है ऑक्सीजन गैस को, जिससे वह ज्वलनशील, उसकी जो ज्वलनशीलता है वह कम रहती है ऑक्सीजन गैसों की। तो हम समझ चुके हैं कि अभी तक इस सब का जरूरत क्या पड़ता है हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में, और क्यों जरूरी है। क्योंकि जितने भी सारे घटक है, दोनों घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक, वे पूरे पर्यावरण के संतुलन को बना के रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज का मिसमैच हुआ तो समझिए कि पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा, और जो मतलब कि जो पृथ्वी है वो दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। तो इन सब में आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो हम मुख्य रूप से दो घटकों को पढ़ते हैं, जैविक और अजैविक, लेकिन कुछ ऊर्जा घटक भी आ जाते हैं जो पढ़ना जरूरी रहता है, क्योंकि मुख्य रूप से हम तीन घटकों के इसमें अध्ययन करते हैं। ऐसे तो दो है, लेकिन मुख्य रूप से तीन घटक का अध्ययन करते हैं। तीसरा घटक कौन है, तो ऊर्जा घटक हो जाता है। ऊर्जा मतलब होता है
सौर ऊर्जा हो गया या फिर सौर विकिरण हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया, तो ये भी हमारे पर्यावरण में क्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अगर ये टेम्परेचर कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल जो वार्मिंग होता है उसको बढ़ाने या घटाने का काम करता है। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, मौसम गड़बड़ाने का चांस ज़्यादा होता है। उसी प्रकार सौर ऊर्जा क्या होता है, तो सौर ऊर्जा जो हम पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा आती है पृथ्वी पर जो हम प्राप्त करते हैं उस ऊर्जा को, उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। सौर ऊर्जा भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्या कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम करती है। क्यों करती है, क्योंकि कोयला जैसे हम जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारा गैसेज मतलब कि धुआं वगैरह निकलता है जो पर्यावरण को क्या करते हैं, एयर को प्रदूषित करते हैं। तो अगर हम हमारे उपयोग में सौर ऊर्जा लाएंगे तो क्या होगा कि उससे जो वगैरह ये सब जो गैसें हैं या धुआं वगैरह तो निकलेगा नहीं, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा का उपयोग हम जरूरत है हमारे लिए। तो ये भी पर्यावरण को स्वच्छ रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सौर ऊर्जा। अब आगे सौर विकिरण। सौर विकिरण क्या हो गया, सौर से जो विकिरण निकलती है, सूर्य से जो विकिरण धरती पर पहुंचती है उसको ही सौर विकिरण बोलते हैं। तो सौर विकिरण से तो बहुत मतलब तीन जो विकिरण होती है वह पराबैंगनी किरणों के रूप में भी आ सकती है और जनरल रूप में से भी आ सकती है। तो पराबैंगनी किरणें जो हमारे लिए सौर विकिरण के रूप में आती है वो खतरनाक होती है। अब हम इसमें जानते हैं कि कौन सी खतरनाक होती है और कौन सी नहीं होती है, चलिए जानते हैं। आइए थोड़ा सा हम सौर विकिरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है और इसमें इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। सौर विकिरण, सौर विकिरण जो है पृथ्वी पर हमें जो सूर्य की किरणें आती है उसी को बोलते हैं। तो ये जो किरण होता है वह अल्ट्रावायलेट रे के रूप में यानी पराबैंगनी किरणें के रूप में भी आ सकती है या जनरल भी आती है। लेकिन जब ये पराबैंगनी किरण के रूप में आती है यानी अल्ट्रावायलेट किरण के रूप में आती है तो ये काफी हार्मफुल होती है। अब अल्ट्रावायलेट किरण तीन प्रकार की होती है, चलिए हम बताते हैं। यूवी अल्ट्रावायलेट किरण ए, अल्ट्रावायलेट किरण बी एंड अल्ट्रावायलेट किरण सी। इसमें सी प्रकार की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वह काफी खतरनाक होती है। किसकी तुलना में, अल्ट्रावायलेट किरण बी की तुलना में। हालांकि दोनों खतरनाक ही है, अल्ट्रावायलेट बी किरण और अल्ट्रावायलेट सी किरण, जबकि अल्ट्रावायलेट ए किरण जो है वह खतरनाक नहीं होती है। अब उसका देख लेते हैं कि उसकी मात्रा कितना होती है, थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। सौर विकिरण, इसमें आता है अल्ट्रावायलेट किरण, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरण तीन प्रकार की होती है, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। इसका जो वैल्यू होता है 100 से 280 नैनोमीटर होता है। इसका वैल्यू होता है 280 से 320 नैनोमीटर और इसका होता है 320 से 400 नैनोमीटर। इसमें एक किरण जो काफी खतरनाक है, जो किरण है अल्ट्रावायलेट किरण सी, वह काफी खतरनाक है। तो हम जान चुके हैं कि सौर विकिरण क्या है। वैसे किरणें जो पृथ्वी पर हमें सूर्य की जो किरणें आती हैं वह पृथ्वी पर जो पहुंचती है विकिरण के रूप में, उसी को क्या बोलते हैं, सौर विकिरण बोलते हैं। इसमें पराबैंगनी किरणें भी कभी कभी पृथ्वी पर जो पॉल्यूशन बढ़ता है तो आ सकती है। पराबैंगनी किरणें तीन प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी, जिसमें से अल्ट्रावायलेट सी किरणें सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इससे क्या होता है कि स्किन कैंसर और स्किन रोग और क्या बोलते हैं कैंसर वगैरह ज्यादा होते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदु को, जैसे कि आवास को हम थोड़ा सा जानते हैं। आवास क्या है, तो आवास क्या है, जहाँ जहाँ सारे जीव रहते हैं, निवास करते हैं, वो क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। ठीक है, तो आवास में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि सब जितने भी जानवर है सब अलग अलग मतलब कि रहते हैं। तो
जैसे कि मान लें कि जंगल है, एग्जाम्पल में मान लेते हैं जंगल में क्या होता है कि भालू अपना, या शेर क्या होता है, शेर क्या होता है गुफा में रहता है, उसी प्रकार बंदर कहाँ होता है पेड़ पर रहता है। तो दोनों का तो आवाज मतलब जंगल ही है, लेकिन उसका जो रहने का एरिया क्षेत्र क्षेत्र क्या अलग हो गया ना, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। एक पेड़ पर आ रहा है, एक गुफा में रह रहा है। तो इसको इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, निकेत बोलते हैं, नीचे बोलते हैं, NICHE निकेत बोलते हैं हिंदी में। तो यानी कि एक आवाज में बहुत सारे निकेत हो सकते हैं, लेकिन एक निकेत में बहुत सारे आवाज नहीं हो सकते। यानी क्या होगा, ये जो आवाज है, आवाज इसमें क्या होगा, आवाज में क्या हो गया, बहुत सारे निकेत हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे निकेत पाए जाएंगे, है कि नहीं। आवाज में बहुत सारे निकेत होंगे, निकेत होंगे, लेकिन क्या होता है निकेत में आवाज नहीं पाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आवाज में बहुत सारे जीव तो रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, लेकिन उनका जो क्षेत्र है रहने का, जो वहाँ रहने का जो जीवन जीने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो इसी को निकेत बोलते हैं। अब आते हैं बायोम। बायोम क्या है, तो बायोम में क्या बोलते हैं कि जो किसी परितंत्र में जैविक और अजैविक घटक के जब अध्ययन करते हैं किसी विशेष क्षेत्र के रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। तो जैविक और जैविक घटक क्या हो गया, ये हो गया जैविक, ये हो गया जैविक घटक। तो इसका जो अध्ययन करेंगे किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र को लेकर, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे। तो बायोम में कौन सा क्षेत्र आ जाता है, जैसे कि रेगिस्तान आ गया, या टुंड्रा प्रदेश हो गया, जहाँ जहाँ ठंडा पड़ता है, रेगिस्तान में गर्मी ज्यादा पड़ता है, टुंड्रा प्रदेश में ठंडा ज्यादा पड़ता है। तो ये क्या होगा, किसी विशेष क्षेत्र को दर्शाते हैं, तो ये सब क्या है, बायोम कहलाएंगे, ठीक है। या फिर क्या होता है, विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास की जगह क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ जहाँ वर्षा 24 घंटा में कोई ना कोई टाइम हो ही जाता है, तो वो सब एक विशेष क्षेत्र के जोन में आते हैं, जिसको बायोम बोलते हैं, ठीक है। तो बायोम क्या है, जैविक और जैविक घटकों के सम्मिलन को बोलते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र को दर्शाता है। तो बायोम का क्षेत्र अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हैं कि टुंड्रा प्रदेश हो गया, या फिर रेगिस्तान हो गया, या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। तो ये सब क्या हो गया, बायोम के क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इतना तक समझ में आ गया होगा। आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैवमंडल के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा बायोस्फीयर के बारे में जान लेते हैं। जैवमंडल जो होता है, जैवमंडल जो होता है वह स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का मिश्रण होता है। मान लीजिए जलमंडल हो गया, ठीक है। ये हो गया स्थलमंडल। अब ये क्या हो गया, वायुमंडल। तो ये जो घटक है तीनों, जो यहाँ पर जो मिल रही है ना तीनों मिल, ये जो एरिया है तीनों का, जो एरिया तीनों मिल रहा है तीनों को, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो ये जो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जैवमंडल कहलाएगा, जैवमंडल, जैवमंडल। कहने का मतलब है कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों क्या है, एक तरह का अजैविक घटक ही है। तो ये जो तीनों अजैविक घटक मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं, यानी बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना जरूरी था, ताकि हम आगे इसको क्लियरिफाई कर सकें। बायोस्फीयर, ठीक है। अब देखते हैं कि जैवमंडल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी पर्यावरण
में जो कुछ हार्मफुल गैसें भी होती है जो जैवमंडल को प्रभावित करती है। तो चलिए जानते हैं उन गैसों के बारे में। तो पहला गैसेस क्या हो गया, CO2। हानिकारक गैसों में आ जाता है कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, मेथेन आ गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ गया, और क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। जितनी भी गैसें क्या हो गया पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, यानी इससे क्या होता है पर्यावरण प्रदूषित होता है। और ये जो गैसें हैं चारों गैसें जो क्या है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है, और ओजोन क्षरण के लिए भी ये जो गैसें हैं वो क्या करती है नुकसान पहुंचाती है। ओजोन जो परत होता है हमारी उसको क्या बोलता है नुकसान पहुंचाती है। अगर ओजोन परत कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा, उससे जो किरणें आएंगी अल्ट्रावायलेट किरणें वो पृथ्वी पर पड़ेगी, जिससे स्किन की बीमारी होगी और क्या बोलते हैं स्किन डिजीज होगी, और कैंसर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। उसके अलावा जो SO2 गैसें हैं वो क्या होता है कि जल के साथ मिलकर H2SO4 का निर्माण करती है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होता है। तो ये भी पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक है गैसें। तो हम गैसों के बारे में जान चुके हैं। कौन कौन से गैसें एक बार रिपीट कर देते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मेथेन गैस है, CCl4 क्लोरोटेट्राक्लोराइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी गैसें हैं क्या हो गया हमारे पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कुछ जो संगठन बने हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कि किस कारण से बने हैं। कुछ तो कारण होगा ना, रीजन तो होगा कुछ। तो इसका रीजन एक ही है, बस पर्यावरण को किसी तरह से बचाना है, ताकि हम संसार में या विश्व में अच्छी तरह से ये पृथ्वी पर जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तो चलिए समय समय पर ये संगठन जो है अपना रोल निभाते रहती है। तो चलिए जानते हैं, पहले जानते हैं वैश्विक संगठन के बारे में। वैश्विक जो इतने भी संगठन है उसका सम्मेलन कहाँ हुआ के वो उसके बारे में जानते हैं। पहला आते हैं IUCN पर। IUCN क्या है भाई, तो IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं इसको। इसका स्थापना हुआ था 1948 में, यानी 1948 में। इसका मुख्यालय है ग्लैंड में है, और ये क्या बोलते हैं इसको, जो ग्लैंड कहाँ पड़ता है तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो संगठन है यह हर चौथे वर्ष में रेड डाटा बुक जारी करती है। अब रेड डाटा बुक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रेड डाटा बुक एक ऐसा लिस्ट होती है, मतलब कि जो जिसमें जितने भी विलुप्त प्राणी वगैरह हैं जो विलुप्त होने के कारण या जो विलुप्त हो गए हैं उसका पूरा लिस्ट होता है, उसका पूरी हिस्ट्री होता है। तो हर चौथे वर्ष में जारी करता है कि कौन से प्राणी किस कंडीशन में अभी है, मौजूद है, प्रेजेंट में अभी क्या उसका स्थिति है। तो वह कौन जारी करता है, तो IUCN जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लैंड में है। इसका स्थापना कब हुआ, तो 1948 में हुआ। चलिए दूसरा संगठन देख लेते हैं जिसका नाम है WWF। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है इसका। वो WWF वाला नहीं, इसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका स्थापना हुआ था 1961 में, 1961 में। यह किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है वन जीव संरक्षण से, यानी वन में जितने भी जीव जंतु रहते हैं उसका संरक्षण कौन सा संगठन करता है, तो WWF करता है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन मतलब एक तरह का संगठन हो गया है। ठीक है, या इसका रामसर जो है वह ईरान में पड़ता है। तो ईरान में जब वहाँ मतलब सम्मेलन हुआ तो उसके नाम पर क्या पड़ गया, रामसर कन्वेंशन पड़ गया नाम इसका। तो ये सम्मेलन कब हुआ, तो 1971 हुआ था, यानी 1971 में हुआ था। किस लिए हुआ था, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था, जो 2 फरवरी 1971 को हुआ था इसका सम्मेलन। तो आर्द्र भूमि क्या है, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में भी। आर्द्र भूमि ऐसी भूमि को कहते हैं जहाँ जीव जंतुओं के पनपने के और उसके विकास करने का दर ज्यादा होती है, मतलब और इस क्षेत्र में वे सब जो जीव हैं ज्यादा मात्रा में विकास कर पाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए सुंदरवन का डेल्टा ले लेते हैं, या और भी कोई चिल्का झील वगैरह जो जहाँ पर समुद्री एरिया, जहाँ पर तीनों मतलब जल स्थल वायु का कॉम्बिनेशन जिस क्षेत्र में जहाँ ज्यादा मिलता है वहां पर जीव जंतु को पनपने की
चांसेस ज़्यादा होती है। तो इस क्षेत्र क्या आता है, वो मतलब आर्द्र भूमि के क्षेत्र के में गिनती आता है, उस क्षेत्र को कहते हैं। तो आर्द्र भूमि उन्हीं भूमि के लिए संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन का सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। इसलिए 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे भी मनाते हैं, यानी आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है। अब आगे चौथा हो गया, क्या हो गया? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस इसका भी सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में हुआ था, एम्स्टर्डम में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। ठीक है। और यह भी पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे को देखता है। और फिर आ गया 5वां स्टॉकहोम। ये क्या हो गया? इसका जो सम्मेलन कहाँ, इसका मुख्यालय स्वीडन में है। एक कब हुआ था? 5 जून 1972 को हुआ था। और उसी दिन क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुआ था, यानी यूएनईपी की स्थापना हुआ था। यूएनईपी की स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था, 5 जून 1972 में। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था, जो कि स्वीडन में है। और क्या बोलते हैं, 5 जून को हुआ, तो इसलिए 5 जून को क्या मनाते हैं हम? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। अब छठा हम देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें है वियना कन्वेंशन है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो ये जो दोनों जो संगठन है, तो क्या है, ये ओजोन परत जो है उसके संबंधित है। मतलब ये ओजोन परत को संरक्षण के लिए ये संगठन बनाया गया है। ठीक है। माने जो मतलब कि नुकसान हुआ ओजोन परत का, उसके भरपाई के लिए कैसे उसका मतलब कि उसका संरक्षण किया जाए, उससे ये जुड़ा हुआ है, संगठन जुड़ा हुआ है। 7वां आ जाते हैं पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ ये ऐसा संगठन है ना कि यहाँ पर मतलब कि बहुत सारे संगठन का विकास हुआ, मतलब कि बहुत सारे यहाँ मतलब संगठन बने, जैसे कि हो गया यूएनएफसीसी, मतलब ये हो गया जलवायु परिवर्तन के लिए संगठन बना। उस समय कब बना? तो पृथ्वी सम्मेलन जब 1992 में हुआ था, उस समय। उसके बाद फिर मरुभूमि, मतलब कि जो मतलब कि रेगिस्तान वगैरह है, उससे जो मतलब संरक्षण कैसे किया जाए, रेगिस्तान को मतलब कि भूमि जो रेगिस्तान बदलती है, उसका भूमि का कैसे बचाया जाए, उसके लिए यह संगठन बना था, मरुभूमि संगठन। यह कब बना? इसका क्या नाम है? तो यूएनसीसीडी। इस संगठन का नाम है यूएनसीसीडी। उसके बाद जैव विविधता को बचाने के लिए, यानी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए भी एक संगठन बना। कब बना? तो पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था 1992 में, उसी समय इस जैव विविधता के लिए इसका संगठन का क्या नाम है? तो सीबीडी बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है। तब समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी सम्मेलन में कौन कौन से, यानी पृथ्वी सम्मेलन बहुत सारे संगठनों का जन्मदाता है, कह सकते हैं। इसी समय से COP यानी कंट्री ऑफ पार्टी, जैसे जो सम्मेलन होते हैं प्रत्येक वर्ष या 2 वर्षों में, उस समय वहां से शुरुआत हुआ था उसका। चलिए कुछ और संगठन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है भाई? तो इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के नगोया में यह सम्मेलन हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ये क्या था कि इसमें जो ग्रीन हाउस को इफेक्ट करते जो गैसें हैं, उसको मतलब कि उसी को लेकर ये संगठन मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नगोया में हुआ था। नगोया कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है। फिर आ गया पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था भाई? ये जो सम्मेलन हुआ था पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। यानी पेरिस सम्मेलन नाम से ही पता चलता है कि पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। तो इसमें ये लागू कब से हुआ? संगठन सम्मेलन तो 2015 में, लेकिन लागू हुआ 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ पूरी दुनिया पे। तो इस संगठन क्या आखिर मकसद था? मकसद यह था कि जब हमारी क्या बोलते हैं, जब औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, तो यानी कब हुई थी? 1688 में हुई थी। तो उससे पहले जितना भी टेम्परेचर होता था पूरे विश्व का, उस टेम्परेचर से जो 2 डिग्री टेम्परेचर कम रखने का वादा किया गया इसमें। मतलब औद्योगिक क्रांति से पूर्व का जो टेम्परेचर था, उससे उसकी तुलना उसके स्तर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर रखने की
घोषणा की गई या उसमें वादा किया गया कि इस सम्मेलन में, किस सम्मेलन में, तो पेरिस सम्मेलन में वैश्विक तापमान 2 डिग्री से कम रखना मतलब कि घोषित किया गया। कौन से सम्मेलन में? पेरिस सम्मेलन में। किस स्तर से? जिसमें औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले का जितना टेम्परेचर था उसकी तुलना में, ठीक है। यानी औद्योगिक क्रांति जब शुरुआत हुई तो टेम्परेचर तो काफी बढ़ गया, काफी चेंजेस आ गया पूरे विश्व में, तो उससे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो उसी को लेकर जो था ना, ये सम्मेलन हुआ था कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर कैसे स्थिर रखा जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए इसको, तो इसी को लेकर यह सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। लागू कब हुआ? 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ, ठीक है। इसमें जो था मतलब अमेरिका एक पिछली बार अलग हो गया था, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि ये वह मतलब चीन का प्रभाव जब इसमें इस संगठन में बढ़ने जा रहा है, अपना बढ़ाता जा रहा है प्रभाव, तो अमेरिका अभी कुछ समय पहले न्यूज आया था कि वह सम्मिलित फिर से होने जा रहा है इसमें, उसके प्रभाव को घटाने के लिए, चीन के प्रभाव को घटाने के लिए। चलिए थोड़ा सा अब देख लेते हैं राष्ट्रीय संगठन को। राष्ट्रीय संगठन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से संगठन आते हैं। पहला हो गया वन, पक्षी एवं जंतु संरक्षण नियम। यह जो मतलब कि नियम कब बना था? 1912 में बना था। किससे जुड़ा था? तो वन, पक्षी, जितना भी वन जीवी पक्षी हैं उसको संरक्षण से जुड़ा था, और उसको जंतु जितने भी रहते हैं वनों में, उनसे जुड़ा हुआ संगठन है। कब बना था? 1912 में बना था। सबसे पुराना संगठन है। फिर बना था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। ये सबसे बड़ा एनजीओ है, मतलब गैर सरकारी संगठन है। अब सबसे पुराना भी ये लग रहा है देखने में। 1883 में यह संगठन बना था। उसके बाद आते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये भी वन्य जीव जितने भी जीव हैं, वन्य जीव, उसको संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे उसका बचाव किया जाए, उसका तस्करी कैसे रोका जाए, जानवरों का इस तरफ के रोकने के लिए जो भी संगठन बना, क्या नाम था उसका? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मतलब उसके व्यापार को, उसके शिकार को कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब कि जो शिकार होता है जंगलों में अवैध जानवरों का, उसका बचाव के लिए ये संगठन बना था। 1972 में बना था, ठीक है। फिर आ गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये क्या है? तो ये पूरी तरह से पर्यावरण पर डिपेंड, पर्यावरण को बचाव के लिए संगठन बना था। जितने भी मतलब पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं उसको कैसे सुरक्षित रखें, कैसे क्या उपाय किया जाए, उससे जुड़ा हुआ संगठन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब बना था? 1986 में बना था। उसके कब ये बना था? 1986 में भोपाल त्रासदिक गैस भी हुआ था। उसमें भोपाल गैस कांड तो जानते ही होंगे। उसमें जब हुआ था तो बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, तो उसे देखकर उसे मतलब सीख लेते हुए संगठन का निर्माण हुआ था 1986 में, भोपाल गैस त्रासदी के बाद का। फिर जाते हैं राष्ट्रीय वन नीति। हुआ बना था 1988 में। वन में जो लकड़ियों का जो अवैध व्यापार होता है, पेड़ वगैरह काट के जो भी उससे उसके संरक्षण के लिए होता है, इसमें यह वादा किया गया था कि एक मतलब जो भारत में जो 1/, जितने भी क्षेत्र हैं उसका 1/3 क्षेत्र पर वन लगाया जाए, और पहाड़ी या जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उस पर 2/3 वन लगाया जाए, मतलब पेड़ लगाया जाए। फिर आते हैं जल नीति। जल नीति और जैव विविधता अधिनियम, ये सब दोनों कब बना था? 2002 में बना था, ठीक है। ये जल नीति से जुड़ा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। और 7वां हो गया एनजीटी। एनजीटी मतलब इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी क्या होता है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। जो कब बना था? 2010 में बना था। ये मतलब संगठन जो है ना, मतलब कि क्या है कि जितने भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे होते हैं ना, उसका सुनवाई करता है, ठीक है। मतलब कि जितने भी कोई भी समस्या आगे पर्यावरण से रिलेटेड, तो ये इसका सुनवाई कहाँ होगा? तो एनजीटी में होगा। इसका मुख्यालय दिल्ली, मेन मुख्यालय इसका दिल्ली में है। ऐसे इसका 4 ब्रांचेस पड़ते हैं, यहाँ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इसका क्षेत्रीय मुख्यालय है चारों, और मेन मुख्यालय इसका दिल्ली में है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमुख आंदोलन जो संरक्षण। यहाँ तक संगठन देख लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ा सा इसका आंदोलन देख लेते हैं कि इसको बचाने के लिए कुछ लोग आगे भी आए हैं जो कि पर्यावरण के मतलब संरक्षण के काफी इच्छुक थे, तो थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं प्रमुख आंदोलन। प्रमुख आंदोलन पहला था खेजड़ी आंदोलन। ये बहुत पुराना आंदोलन है। इसी से सीख लेते हुए जो मतलब आगे चिपको आंदोलन हुआ था।
समझे। तो मतलब खिजर आंदोलन कब हुआ था? 1731 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आंदोलन जो है ना राजस्थान में हुआ था, खेली पड़ा था राजस्थान में, तो 1731 में हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था कौन किया था? अमृता देवी बिश्नोई किया था, ठीक है। और इसमें भी जो था ना कि पेड़ से जो मतलब कि लिपट जाते थे, जब कोई पेड़ काटने जा रहा था तो क्या करते थे? उससे लिपट जाते थे, जिससे क्या हो रहा था कि लोग पेड़ काटने वाले लोग रुक जाते थे, तो मतलब पेड़ को नहीं काट पाते थे, उसका संरक्षण मतलब हो जाता था एक तरह से। उसके बाद आता है चिपको आंदोलन। कब आया था? 1974 में। ये कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में होता मतलब ये आंदोलन चला था। तो ये उत्तराखंड उस समय यूपी में पड़ता था, तो उस समय आंदोलन हुआ था। इसका जो मुख्य मतलब कि आंदोलनकारी जो थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे, उसके बाद गौरा देवी थी एक, और एक थे चंडी प्रसाद भाट थे। ये तीनों ही इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। फिर आगे अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन भी क्या कहाँ चला था? अपिक्को आंदोलन 1983 में चला था, कर्नाटक में चला था। ये भी मिलता जुलता है संगठन इससे, और इसका जो नेतृत्व किए थे वे पांडुरंग हेगड़े किए थे। तो हम यहाँ पर हम देख लिए क्या चिपको आंदोलन कहाँ चला था? उत्तराखंड में, यानी उत्तर की ओर, भारत के उत्तर में। और अपिक्को आंदोलन कहाँ पर? दक्षिण कर्नाटक में, यानी उत्तरी आंदोलन क्या कहलाया गया पेड़ों को बचाव के लिए? वो हो गया उत्तर में, और दक्षिण आंदोलन अपिक्को यानी कर्नाटक में, दक्षिण भारत के दक्षिण में। यानी दो आंदोलन, एक उत्तर में चला, एक दक्षिण में चला, ठीक है। दक्षिण में कहाँ चला? तो कर्नाटक में। उत्तर में कहाँ चला? तो उत्तराखंड में, ठीक है। एक आंदोलन हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन में क्या था कि जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो बन रहा था, उसी का विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे मेधा पाटकर जी थे, और ये आंदोलन हुआ था 1989 में, जो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका जो महत्वपूर्ण दिवस है कौन कब कहाँ से मनाया जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रमुख दिवस 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस। अभी हम बताएं आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता था? रामसर कन्वेंशन में, जो ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को, उसी के टाइम पे यह घोषित हुआ था। तो उसी समय से हमेशा मनाया जा रहा है 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। फिर आइए 5 जून को पर्यावरण दिवस। अभी हम बताएं तो यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था, जो कि स्वीडन में है, 5 जून 1972 को हुआ था। उसी समय से क्या हुआ था? पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। जो उस समय एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी की स्थापना भी हुआ था, यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। फिर 16 सितंबर क्या होता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। अब ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाना क्यों सकता पड़ी? क्योंकि मतलब कि हर कोई इसके इम्पोर्टेंस को जान सके, इसके महत्व को जान सके, इसलिए कुछ ऐसा जब दिन मतलब चुना जाता है ताकि लोग उसको याद करके उस चीजों को संरक्षण के लिए सोचे, उसको जागरूक हों, इसलिए सब दिवस जो है मनाया जाता है एक तरह से। तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी डे। तो आई होप कि ये जो क्या बोलते हैं जो दिवस है आप लोग को याद हो गया होगा, या फिर अगर नहीं याद हुआ तो 1-2 बार देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करिएगा तो याद हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि क्या बोलते हैं मोटिवेट हो हम, और कुछ अलग अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो धन्यवाद। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।